वर्ष 2013 की केदारनाथ त्रासदी के बाद अब केदारपुरी का भूगोल पूरी तरह से बदल गया था। आपदा में धाम का 80% हिस्सा तबाह हो गया था, लेकिन पुनर्निर्माण कार्यों के बाद केदारपुरी की तस्वीरें पूरी तरह से बदल गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य जारी है। केदारनाथ को सुरक्षित बनाने के लिए कई सुरक्षा दीवारें भी बनाई गई है, लेकिन सवाल है कि क्या आपदा से हमने कुछ सीख ली है। नमस्कार, न्यूज स्पेशल आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। आज के दिन ही 12 साल पहले उत्तराखंड के केदारनाथ में आई आपदा ने देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया था। हजारों लोगों की मौत हुई, हजारों भवनों का विनाश हुआ। केदारनाथ घाटी में चारों तरफ मची चीख पुकार की गूंज और भारी बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन को अगर याद किया जाए तो आज भी डर लग जाता है। जिन्होंने भी वो मंजर देखा, शायद ही वो अपने जीवन में कभी इस घटना को भूल पाएंगे। सवाल है कि 2013 की आपदा से सबक लेते हुए हमने आखिरकार क्या कुछ किया है, कितनी गंभीरता से इस विषय को लिया गया था, इस हादसे को लिया गया था। रिपोर्ट देखिए पहले। आज से ठीक 12 साल पहले साल 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में भयंकर विनाशकारी आपदा आई थी। इस आपदा में केदार घाटी के अनेकों गांव के साथ ही देश विदेश से आए तीर्थ यात्रियों ने जान गंवाई थी। आज भी केदार घाटी में साल 2013 की आपदा के जख्म हरे हैं। भले ही इतने सालों में केदारनाथ में नए निर्माण कार्य हो गए हों, मगर जिन जगहों पर ये काम हुआ है वो आज भी आपदा की याद दिलाते हैं। देखिए, बहुत ही ये उत्तराखंड के इतिहास में पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी आपदा थी वो, जिसमें हज़ारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन तब भी कांग्रेस की सरकार थी, उनके लापरवाही के कारण कई लोग हताहत हुए। लेकिन जो आज की जो स्थिति है, क्योंकि हमारा राज्य विषम भौगोलिक परिस्थिति का राज्य है और यहाँ मौसम के कारण कई दिक्कतें आम व्यक्ति को उसकी समस्या का सामना करना पड़ता है। आपदा की अन्य की बात करें या हेलीकॉप्टर करें, तो कहीं ना कहीं मौसम और भौगोलिक स्थिति जो हमारे प्रदेश की है उसका कारण बनती है। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री ने ये हेलीकॉप्टर जो दुर्घटनाएं हुई हैं उनको बहुत गंभीरता के साथ लिया है और सभी अधिकारियों को इसके किसी भी प्रकार की कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हेलीकॉप्टर ऑपरेटर जो कंपनियाँ हैं उनको भी सख्ती से निर्देश दिए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केदारनाथ आपदा 2013 में 4400 से अधिक लोग मारे। स्थानीय लोग अलग अलग जगहों पर मारे गए। केदारनाथ आपदा के चलते 1300 हेक्टेयर भूमि बाढ़ में बही। केदार घाटी में आपदा के कारण 2141 भवन ध्वस्त हुए। चोराबाड़ी ग्लेशियर के टूटने के बाद आई बाढ़ में जो भी सामने आया वो ताश के पत्तों की तरह बह गया। लेकिन एक बड़ी चट्टान मंदिर के ठीक पहले रुक गई, जिसे आज भी भीमशिला कहा जाता है। लोगों का मानना है कि इसी पत्थर की वजह से मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा। 2013 15/16 और 16/17 जून की जो रात्रि थी, ये विनाशकारी लीला जो पूरे उत्तराखंड में लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर में आपदा आई थी, जिसको हम केदारनाथ आपदा के रूप में भी जानते हैं। केदारनाथ आपदा के नाम से इसलिए इसको जाना गया क्योंकि केदारनाथ में सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई थी। लेकिन उस आपदा से पूरे राज्य का 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्रभावित हुआ था। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार तक, तराई के इलाके तक सारी नदियाँ उफान पर थी। अनेक जगह बादल फटे। 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, ये 3 दिन ऐसे भारी थे 2013 के जून के महीने के, जैसे महाकाल ने पूरे राज्य को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। हजारों लोगों की जान गई, बहुत बड़ी जान माल की हानि हुई, पूरा देश हिल गया क्योंकि यात्रा उस समय अपने क्लाइमेक्स पे थी, उरूज पे थी।
और उस क्लाइमेक्स की यात्रा में जिस समय केदारनाथ में हजारों लोग उस समय रुके हुए थे और रात्रि में अर्धरात्रि में जब ये तांडव शुरू हुआ, उसको हम कभी भूल नहीं सकते। सवाल ये नहीं है कि उस आपदा में कितने लोगों की जानें गई थी। 12 साल बाद आज सवाल ये है कि आपदा के बाद हम कितने गंभीर हुए हैं। केदारनाथ क्षेत्र में भारी निर्माण कुछ विशेषज्ञों के लिए आज भी एक मुद्दा है। जानकार इस बात पर जोर देते हैं कि प्रबंधन विभाग के एक स्वायत्त संस्थान आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र के 2014 के एक अध्ययन में केदारनाथ क्षेत्र में भारी निर्माण के खिलाफ स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई थी, लेकिन आज भी केदार घाटी में भारी निर्माण हो रहा है। आज 2013 के बाद 2025 में 12 साल बाद जब हम उस आपदा को याद कर रहे हैं, सवाल ये है कि हम केवल श्रद्धांजलि देकर के उन लोगों को जिनकी जान गई आज इतिश्री कर लें, या पीछे मुड़ के देखें कि हमने इन 12 वर्षों में उस आपदा से क्या सीखा। उन 12 वर्षों में आपदा के क्षेत्र में क्या हुआ। उत्तराखंड पूरे देश का पहला राज्य है जिसमें आपदा प्रबंधन का अलग से मंत्रालय है। और आज 12 वर्ष बाद 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद जब हम आपदाओं के बारे में जिक्र करते हैं, तो उसके बाद 2013 के बाद आपने देखा कि कई बार अनेक बार केदार घाटी में रहो, यमुनोत्री जी में रहो, बद्रीनाथ जी में रहो, जोशीमठ में रहो, अनेक आपदाएं छोटी बड़ी उसके बाद भी आई। लेकिन आपदा से लड़ने का जो तंत्र विकसित होना चाहिए था, वो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं मिसिंग है। विशेषज्ञ कहते हैं कि केदार घाटी गंभीर भूकंप संभावित क्षेत्र है। जहां केदारनाथ स्थित है वो सदियों से लुढ़कने वाली बड़ी चट्टानों और पत्थरों से बना है। ऐसे में उस घाटी का आधार स्थिर चट्टानों का नहीं है और भूकंप की स्थिति में ये चट्टानें हिल जाएंगी, जिससे ऊपर के सुपर स्ट्रक्चर ढहने के लिहाज से बेहद नाजुक हो जाएंगे। ऐसे में उस क्षेत्र में भारी निर्माण पर कई सवाल हैं। कुछ विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं कि केदारनाथ में स्थिर आबादी को कम किया जाए, यहाँ आने वाले लोगों को मंदिर दर्शन के तुरंत बाद वापस लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। दैनिक आधार पर केदारनाथ जाने वाले लोगों की संख्या को सीमित करने की आवश्यकता है। केदारनाथ में 2013 में आई आपदा को लेकर के अगर सवाल करें तो 12 साल उसको लेकर बीत गए हैं, लेकिन आज भी कई चुनौतियां सरकार के सामने खड़ी हैं। पर्यावरण को लेकर कई बार पर्यावरणविद भी सरकार को चेताने का काम करते हैं, तो वहीं वैज्ञानिक भी इस भौगोलिक परिस्थितियों में चेंज हुए वातावरण को लेकर भी सरकार को चेताने का काम करते हैं। वहीं अगर पूरे केदारनाथ के धारक क्षमता की बात की जाए तो धारक क्षमता को लेकर भी कई बार वैज्ञानिक चेता चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा हम नहीं, लगातार वैज्ञानिक सरकार को कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो वहां बड़े बड़े निर्माणों को लेकर भी कई बार वैज्ञानिक चेता चुके हैं। हालांकि हेली सेवा से उठने वाली ध्वनि को लेकर भी वैज्ञानिक कई बार अल्टीमेटम दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाए तो तमाम चीजें वैसे की तैसी संचालित हो रही हैं। इस आपदा की चपेट में आए थे। हालांकि ये आंकड़ा सरकार जारी नहीं कर पाई थी कि आखिरकार कितने लोगों की उस दौरान मौत हुई थी, लेकिन जल प्रवाह के कारण कई लोग इस आपदा के दौरान फंसते हुए नजर आए थे, क्योंकि भारी बारिश और तेज बहाव के दौरान भूस्खलन की जैसी घटनाएं भी सामने आई थी, जो एक बड़ी चुनौती उस दौरान सरकार के सामने बनी थी। हालांकि प्रत्येक वर्ष लगातार वैज्ञानिक सरकार को नए नए पर्यावरण चेंजेस होने के कारण चेताने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार वैज्ञानिकों की ओर से जारी करे जा रहे स्पष्टीकरण या ये कहा जाए कि उनकी ओर से दिए जा रहे सुझाव को लेकर कब तक इस पर काम करती है और आने वाले वक्त में किस तरीके की चीज़ों को चेंज किया जाता है। कैमरा पर्सन तिलक शर्मा के साथ मैं योगेश आर्य, 24/7 देहरादून। तो आज ही के दिन देखा आपने कि 12 साल पहले उत्तराखंड के केदारनाथ में आपदा ने देश और दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। हजारों लोगों की इसमें जान गई थी और हजारों ऐसे भवन थे जो कि इस विनाश का कारण बन गए थे। केदारनाथ घाटी में चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी और हर तरफ हाहाकार थी।
भारी बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, सभी लाशों को खोद खोद के बाहर निकाला जा रहा था। वो मंजर अगर एक बार फिर से याद कर लिया जाए, वो तस्वीरें एक बार फिर से देख ली जाए तो दिल अपने आप में कांप उठता है। लेकिन आखिरकार जो सवाल अभी भी लाजमी बना हुआ है कि आखिरकार केदारनाथ धाम में लगातार जो यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, उसके बाद हमने क्या कुछ सबक क्या सीख ली है जिसके बाद इन ऐसी स्थितियों से निपटा जा सके, ऐसे क्या कुछ हमने इंतजामात किए हैं। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। योगेश आर्य हमारे संवाददाता भी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, केदारनाथ आपदा के 12 साल अब पूरे हो चुके हैं। 12 साल पहले ये वही त्रासदी हम लोगों ने देखी थी जो आज हमारी रूह को कपा देती है। आखिरकार वो दौर और आज का दौर देखा जाए तो यात्रियों में इजाफा देखने को मिलता है कि यात्रियों का आंकड़ा बढ़ा ही है, ना कि घटा है। लेकिन फिर भी अगर इस प्रकार की घटना भविष्य में ना ही करे, ना ही आए, ये हम सब लोग कामना करते हैं, लेकिन अगर आ जाए तो ऐसे में क्या कुछ हमने तैयारियां की है, पहले की आपदाओं से क्या कुछ सीख हमने ली है? देखिए निशी, अगर 12 साल देखा जाए तो केदारनाथ की जो आपदा आई थी उसको 12 साल बीत गए हैं और देश दुनिया को हिला देने वाली ये आपदा थी, क्योंकि इस दौरान जो है 15 तारीख की बात की जाए, 16 की जाए, 17 की जाए, ये 3 दिन ऐसे बीते कि जो है जिन लोगों ने वहाँ पर इस पल को भी देखा होगा, बिताया होगा, उनके लिए आज भी वो पल जो है रूह कपा देने वाला पल होगा। क्योंकि उस दौरान जो है तमाम और अगर देखा जा रहा था तो पानी थी, भवन जो है लगातार धराशायी हो रहे थे, लोग जो है पानी की चपेट में आ रहे थे, जल प्रवाह की चपेट में आ रहे थे और उसी में समा रहे थे। लाशों का ढेर जो है चारों ओर नजर आने लगा था। तो ये ऐसा वक्त था जिस वक्त जो वहाँ लोग मौजूद थे उनकी रूह कपाने वाला था। और ये उनकी नहीं, जिन जिन लोगों ने ये तस्वीरें देखी, जब मोबाइल पर ये इस तरह की तस्वीरें आना शुरू हुई तो हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं डर में था, डर के माहौल में था कि आखिरकार इतना बड़ा कैसे आपदा आ गई है। और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो बिगपोड़ा इलाका जो है वो जो है तब्दील हो गया था जो है रिहायशी इलाकों से जो है खंडर में, और वहाँ जो पानी में धराशायी जो है भवन हो गए थे, चारों ओर लाशें नज़र आने लगी थी। लेकिन आज 12 साल बीत गए हैं और प्रत्येक वर्ष एक नई चुनौती कहीं ना कहीं तब भी सामने आती है जब ऐसी स्थितियाँ बदली हैं। लेकिन उसके बावजूद भले ही वहाँ पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ हो, वहाँ तमाम व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने की बात की जा रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो है चीज़ें आज भी चुनौतीपूर्ण हैं। लेकिन समस्या जो है वो ये है कि आखिरकार जो वैज्ञानिक लगातार कहते नज़र आ रहे हैं उन पर हम कितना सचेत हैं, कितना काम कर पा रहे हैं। क्योंकि लगातार वैज्ञानिकों की अगर बात माने तो वैज्ञानिक लगातार वहाँ पर बड़े बड़े जो निर्माण हो रहे हैं उनको लेकर चेताने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हेली सेवा जो संचालित हो रही है उसकी ध्वनि को लेकर भी लगातार संचालित पर सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें वहाँ पर संचालित नहीं की जा सकती, क्योंकि वहाँ पर जो जरा सा भी वाइब्रेशन होने पर जो है पत्थरों के खिसकने, पहाड़ खिसकने और इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हम उनसे सबक ले रहे हैं? अगर उस दौरान की बात की जाए तो 25,000 लोगों की क्षमता वहाँ पर रहे, लेकिन उसके अधिक क्षमता वहाँ पर जो है उस दौरान थी। लेकिन आज के समय में हमें ये देखना होगा कि हम धारक क्षमता को किस तरह से वहाँ बढ़ा सकते हैं, और नहीं बढ़ा सकते तो वहाँ की जितनी धारक क्षमता है उसी के अनुसार किस तरह से वहाँ पर दर्शन की व्यवस्था को जो है व्यवस्थित किया जाए, ताकि आने वाले लोगों के लिए कोई बड़ी चुनौती पैदा ना हो और जो 2013 के हालात थे वो दोबारा कभी पैदा ना हो। क्योंकि वैज्ञानिक जो है लगातार इस तरह की बातों को लेकर सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो वैज्ञानिक कह रहे हैं, जो जिस तरह से पर्यावरणविद तमाम तरह की बातें जो है सरकार के समक्ष चुनौतियों को लेकर रखते हैं, उन पर विचार करना बेहद आवश्यक है। क्योंकि यही नहीं देखा जा सकता कि यात्रा को संचालित करने से होने वाले राजस्व का ही और ध्यान नहीं दिया जा सकता, तमाम चीज़ों को भी देखा जा सकता है कि आखिरकार जो चीज़ें पर्यावरणविद बता रहे हैं या ये कहा जा सके कि वैज्ञानिक वहाँ लगातार सरकार को बताने का काम कर रहे हैं, उस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जी निशी। बिल्कुल योगेश, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें बिल्कुल विपरीत नजर आती हैं, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी इस आपदा के बाद ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा सचेत है, इसी को लेकर प्रशासन को तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं, उसी पर कार्य हो रहा है। लेकिन आखिरकार सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ तैयारियां हैं? बिल्कुल योगेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो वहाँ पर तीर्थ यात्री जो हैं वो लगातार जो है यात्रा को कर रहे हैं, और यात्रा के अगर वहाँ पर देखा जाए तो लगातार दर्शन किए जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे में अगर हम देखें तो वहाँ पर जो है धारक क्षमता को इस बार बढ़ाने की बात की गई थी, लेकिन कितनी धारक क्षमता वहाँ पर बढ़ाई जा सकती है ये भी देखने वाली बात होगी। उसको सार्वजनिक करना चाहिए कि हम 25,000 व्यक्ति को वहाँ पर ला सकते हैं, 30,000 को ला सकते हैं, 50,000 को ला सकते हैं, लेकिन अगर वो क्षमता 30,000 की है और वहाँ पर 60,000 है तो वो भी एक चुनौती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरह जो है प्रोत्साहित करने
करने की आवश्यकता है वहाँ के आने वाले तीर्थ यात्री को कि अगर आपने दर्शन किए तो आप अगली यात्रा पर बढ़िए, क्योंकि धारक क्षमता कम है। और ऐसे में धारक क्षमता उस वक्त भी यही चीज़ें सामने आई थी कि धारक क्षमता 25,000 थी, लेकिन वहाँ पर 40,000 से अधिक वहाँ पर लोग मौजूद थे, जो एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं सामने बनकर उभरी। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरह से धारक क्षमता को लेकर चुनौतियां सामने आती हैं, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर चुनौती सामने आती है, या ये कहा जाए कि बड़े बड़े निर्माणों को लेकर चुनौती सामने आती है, इन पर विचार करने की बेहद आवश्यकता है। क्योंकि लगातार जो है ये भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है और ऐसे में किसी वक्त आपदा यहाँ पर आ सकती है। आपदा के लिए समय समय पर जो है तैयारियां की जाती हैं, मॉकड्रिल की जाती है, लेकिन फिर भी हमें सचेत रहने की आवश्यकता है कि अगर ऐसी कोई चुनौती सामने आती है तो हम उसके लिए कितने तैयार हैं, कितनी व्यवस्था हम उस दौरान कर सकते हैं और कितना हम कम से कम नुकसान हो उसको लेकर के तैयार हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात हो। और इस पूरे अगर प्रकरण को देखा जाए 12 साल बीते हैं, लेकिन अगर तस्वीरें आज भी याद करें तो वो रूह कपा देने वाली तस्वीरें थी, और आज भी उनको याद करके हमें आने वाले वक्त में इस तरह की तस्वीरें सामने ना आए, उनके लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जिस प्रकार से यहाँ पर केदारनाथ आपदा के 12 साल बीत जाने के बाद भी हमने क्या सबक लिया है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। हमारे साथ पर्यावरणविद जगदीश बावला जी भी हमारे साथ सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी HNN 24x7। जगदीश जी, केदारनाथ आपदा के 12 साल बीत चुके हैं। 2013 में हमने देखा कि केदारनाथ त्रासदी कितनी भयावक रही है। आज भी उन तस्वीरों को याद करके हमारी रूह कांप जाती है। लेकिन अगर 2013 के बाद 2025 की केदारनाथ धाम यात्रा की हम बात करें, चारों धाम यात्रा की बात हम करें, तो आखिरकार हमने इन आपदाओं से क्या कुछ सीखा है? ऐसा है कि जैसे बाई चांस चार धाम यात्रा हमारे जितने महत्वपूर्ण ये धाम है, उतना इनको महत्व इतना हम लोग नहीं देते हैं। बाहर के लोग देते हैं, लेकिन हम लोग उस हिसाब से व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। अब मैं आपको बताऊं, अमरनाथ यात्रा होती है ना, तो वहां पर जब लोग जाते हैं तो कितना डिसिप्लिन होकर के जाते हैं, कहीं भीड़ भड़का नहीं होता। तो क्या उस तरह की व्यवस्था यहाँ नहीं हो सकती है? वहां पर 50 लोगों को आगे पास करते हैं, फिर जगह गैप छोड़ते हैं। जब 50 लोग अगले उस पे स्थल पे पहुंच जाते हैं, तब जाके यहाँ से 50 लोगों को छोड़ते हैं। अब यहाँ क्या है कि हमारे जैसे भाई बात कर रहे थे अभी कि 25,000 धारक क्षमता है वहाँ पर, और वहाँ 40,000 50,000 लोग आएंगे, तो ये तो कच्चे पहाड़ है। हिमालय जो है कच्चा पहाड़ है, भी पूरा पक्का पहाड़ नहीं है। और ये इतनी आपदाओं के बावजूद भी हम शिक्षा नहीं ले पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी व्यवस्था 12 साल तो बहुत लंबा पीरियड होता है, अब तक तो बहुत कुछ बदल जाना चाहिए था। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जो है वहाँ पर अच्छा उसके लिए मतलब करने के लिए बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ वहाँ नया हो, कुछ मतलब तरक्की हो। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से वहाँ इतने तीर्थ यात्री जा रहे हैं, मैं समझता हूँ इतने तीर्थ यात्रियों की क्षमता का वहाँ पर वो नहीं है कि वो वहाँ उनको जो है वहाँ की धरती झेल सके। तो कहने का तात्पर्य कि एक सीमा होनी चाहिए, उस सीमा के अंदर लोग जाएं। अब आप मैं को बताऊं मैं कि पहले जो है जब सड़क बहुत संकरी सड़क होती थी और गेट सिस्टम होता था, एक बार बस जाती थी, जब वो बस वहां जाएगी दूसरे स्टॉपेज पे तब वहां से दूसरी लाइन चलती थी, गेट सिस्टम होता था। लेकिन आज की डेट में सड़कें चौड़ी हो गई हैं और उस गेट सिस्टम के टाइम पर एक भी डेथ नहीं होती थी। कभी हम 6 साल 7 साल में सुनते थे कि आज जो है वहां से जो है गाड़ी पलट गई या उसमें 2 लोगों की डेथ हो गई होगी। क्या वजह है कि आज की तिथि में रोज 20-30 लोग, ये सुनने में आता है कि आज 20 मर गए, आज 30 मर गए, आज 4। क्योंकि जो सड़कों का जो लेवल है उसको बनाने वाले ठेकेदारी मैं समझता हूँ कि उस तरह के नहीं है जिस तरह के पहले थे। कि मतलब सिंगल सड़क में तो जो है कोई एक्सीडेंट नहीं होता था, और डबल सड़क बन गई तो उसमें एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट हो रहे हैं। जो लोग बाहर से आते हैं, मतलब ये नहीं पहले भी लोग जाते थे, लेकिन क्या वजह है कि मतलब मैं समझता हूँ कि इसमें ये होता है कि भाई ठेकेदार को इतना अनुभव ना हो कि सड़क का जो लेवल है कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात की धारक क्षमता के बारे में भी बात कर रहे थे कोई भाई साहब, तो वो बिल्कुल सही है कि जहाँ की क्षमता जो है 25,000 आपने निर्धारित की है और वहाँ आप 40,000 50,000 लोगों को बुलाएंगे तो क्या होगा? कोई भी ढंग से दर्शन नहीं कर पाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि यात्रा जो है व्यवस्थित ढंग से हो, तो उसमें जो है एक सीमा होनी चाहिए कि भाई इतने ज्यादा लोग आगे नहीं जाएंगे। बिल्कुल जगदीश जी, जिस प्रकार से अगर हम लोग देखें, प्रधानमंत्री मोदी इस आपदा के बाद कई बार केदारनाथ आ चुके हैं, वहाँ से एक बहुत अच्छा मैसेज पूरी दुनिया में जाता है। और ऐसे में चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों की संख्या में भी इजाफा हम लगातार देख पा रहे हैं। लेकिन सबका फोकस सिर्फ आंकड़ों पर इस वक्त बना हुआ है, ना कि इनके कारणों पर कि आपदा भी एक बड़ा रुख ले सकती है, क्योंकि हमें सबक लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो आप क्या मानते हैं कि जनता को, यात्रियों को क्या मैसेज जाना चाहिए था? यात्रियों को यह है कि यात्री भी जो है ना वो भी सोचे हैं कि भाई हम लोग जब जा रहे हैं और आराम से जाके हम मतलब ढंग से अपना दर्शन कर पाएं,
ढंग से जाए, अपना धक्का मुक्की ना हो, कुछ ना हो, तो उनको व्यवस्थित करने के लिए एक सीमा मैं समझता हूँ कर देनी चाहिए। शुरू में यात्री को लगेगा कि साहब ये 50 से या 100 से या 1000 से लोगों को ज्यादा एंट्री नहीं दे रहे हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे एक सिस्टम बन जाएगा वो कि भाई वहाँ जो है ये 100 लोगों से ज्यादा एक बार एंट्री नहीं मिलेगी। अब उसमें क्या होगा कि जितने यात्री जाएंगे बेचारे इतनी धार्मिक भावना से आते हैं, इतना पैसा खर्च करके आते हैं, तेल फूकते हैं, अपना सब कुछ करते हैं, और वो जिस आस्था से आते हैं उस आस्था से उनको दर्शन नहीं हो पाते। अक्सर जो लोग जाते हैं कि साहब वहाँ धक्के मुक्की होगी, ये हो गया, कोई वीआईपी आ गया, कोई ऐसे, ये सब बातों का ध्यान रखते हुए मैं समझता हूँ कि हम चाहते हैं कि हमारी जो चार धाम की यात्रा है ये इसका अलग से ही इसकी एक मिसाल हो। अब वैष्णो देवी लोग जाते नहीं जाते हैं, तो वहाँ कहीं से आपने सुना कभी कोई ऐसी बात होती है, अमरनाथ यात्रा जाते हैं कभी कोई, लेकिन यहाँ ही क्यों ऐसा सिस्टम है कि जो मतलब मैं समझता हूँ कि ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिससे जो लोग आराम से दर्शन कर पाए और प्रॉपर तरीके से दर्शन कर पाए। आदमी जाता तो है वहाँ 2 मिनट जगदीश खड़े जी, होते हैं, क्या चलो भाई, ऑल चलो वेदर भाई। रोड या फिर प्रधानमंत्री मोदी के तमाम ड्रीम प्रोजेक्ट्स जो कि केदारनाथ से जुड़े हुए हैं, उससे क्या जनता को लाभ मोदी जी पहुंचेगा? क्या, इन आपदाओं से लाभ पहुंच मोदी सकता जी है? कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन नीचे जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं, जो धरातल पर काम करने वाले लोग हैं, जब तक ठीक है। उनके मन में इस टाइप की आस्था नहीं होगी कि जो हमें ये तीर्थ यात्रियों को ये मैसेज देना है कि भाई जो चार धाम यात्रा है वो अलग से ही है और बड़ी धार्मिक भावना से लोग करते हैं, और जो आस्था लेके वो आते हैं वो आस्था लेके वापस नहीं जाते हैं, वो जाते समय उनको कटु अनुभव होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अमरनाथ यात्रा से हमें शिक्षा लेनी ठीक है। चाहिए, हमें जो है क्या कहते हैं ये बिल्कुल। माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है वहां से शिक्षा लेनी चाहिए, और उस तरह की व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल। भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जगदीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम बातचीत की। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी जी भी सीधे फोन लाइन के जरिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। सुनीता जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी एचएनएन में। जी धन्यवाद। सुनीता जी, देखिए बड़ा सवाल है, 2013 की त्रासदी कोई होगा जो भूल पाएगा, लेकिन उसके बाद 12 साल बीत चुके हैं, तस्वीरें पूरी तरह से केदारपुरी की बदल चुकी है। लेकिन अगर पिछली आपदाओं को देखा जाए, जो तमाम आपदाएं इस वक्त उत्तराखंड में आई थी, हमने क्या कुछ सबक लिया है? क्योंकि इस वक्त सरकार का जो मेन फोकस है, देखने को मिल रहा है कि पिछले जितनी भी चारधाम यात्रा होती थी उसके बाद जो अब चारधाम यात्रा होती है, यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन तैयारियां क्या कुछ हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं केदारनाथ 2013 में जो केदार घाटी में त्रासदी हुई थी उसमें जितने भी हमारे जो दिवंगत श्रद्धालुओं की जो क्षति हमें हुई थी उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथ में ही देखिए, सबक की जहाँ तक बात है, तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं सरकार की ओर से मुहैया करवाई गई हैं, और सुरक्षा संबंधी सभी हमारी तैयारियां जो हैं हमने अप्रैल में ही पूरी कर ली थी, क्योंकि जिस प्रकार से मई में ये पूरी यात्रा शुरू हुई है, और आपने जैसे अभी आंकड़ों की भी बात करी, जी। तो देखिए आंकड़े तो अपनी जगह हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर बात है कि वहाँ की जो जियोलॉजिकल कंडीशंस हैं, जो हमको वहाँ का सर्वे अलाउ करता है, और जिस प्रकार की वहाँ पे जो मैंने कहा कि एक पूरा हिमालय जोन जो है वो सेंसिटिव जोन है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजों की टेक्निकलिटी देखनी होती है, और उसके चलते ही सरकार ने तमाम सुरक्षा संबंधी अपनी तैयारियां की थी। और लगातार हमारी तैयारियां जो मैंने कहा कि अभी लोगों के जो भी दर्शन करके आ रहे हैं वो अपना अनुभव भी साझा कर रहे हैं। तमाम पूरे विश्व से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, तो इसके लिए बहुत सीरियस मैं कहूँगी कि सरकार है। और हमारी तरफ से देखिए हर प्रकार से, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी है, परिवहन संबंधी है, रहने की व्यवस्था है, या अन्य जो विकल्प वहाँ पे रास्तों की बात हमेशा उठती आई है, वो भी सरकार की ओर से किए गए हैं कि अगर कहीं पे कोई मिसहैप होता है तो किस प्रकार से सरकार जो है सजग तरीके से एक विकल्प के तौर पे वहाँ पे श्रद्धालुओं को एक उदाहरण पेश करे। बिल्कुल, तो सुविधा उपलब्ध करवाएगी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल सुनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, तमाम बातचीत की। तो फिलहाल न्यूज स्पेशल में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एचएनएन 24/7। नमस्कार।